नमस्कार सभी को। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो यहाँ पर परीक्षा वाणी की जो क्विक रिवीजन सीरीज चलाई जा रही है उसमें आज हमारा सेकंड जो यहाँ पर वीडियो रहने वाला है। देखिए, पहला यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है जिसमें उत्तराखंड का इतिहास हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो उत्तराखंड के इतिहास का सेकंड पार्ट आज यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किए जाएंगे उसमें MCQ के फॉर्म में। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं और जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं। और ये परीक्षा वाणी का टोटल यहाँ पर इसको बेस बना के इनको तैयार किया गया है। तो एग्ज़ाम से पहले आपकी एक क्विक रिवीजन हो जाए परीक्षा वाणी का, तो इसलिए यहाँ पर क्लास को लाया जा रहा है। तो सभी लोग अगर क्लास को पसंद आती है तो सभी लोग क्लास को लाइक अवश्य कर दीजिए और कोई सुझाव हो तो कमेंट में लिख के आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, उत्तराखंड में निवास करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी। ठीक है, तो उत्तराखंड में यहाँ पर निवास करने वाली या शासन करने वाली पहली जो राजनीतिक शक्ति थी वह थी कुणिंद राजवंश। ठीक है, कौन सा राजवंश माना जाता है उसको? कुणिंद राजवंश। ध्यान देना, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, ये है आपका राजनीतिक शक्ति। ठीक है, तो राजनीतिक शक्ति थी आपकी कुणिंद राजवंश थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और कुणिंद राजवंश के यहाँ पर जो हमको अभिलेख मिलते हैं या इस तरह से इनकी जो मुद्राएं इस टाइप से मिलती हैं, मुद्रा अभिलेख जो मिलते हैं, इसके द्वारा हमको ये जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, उसमें कई तरह के शासन प्रशासन संबंधी नाम मिलते हैं और यहाँ पर राजाओं की काफ़ी मतलब इस तरह से नाम मिलते हैं। तो इससे हमको ये स्पष्ट होता है कि एक प्रथम राजनीतिक शक्ति कुणिंद राजवंश थी। ठीक है, क्योंकि उसका ठीक ठाक एक प्रकार से हमको यहाँ पर पता लगता है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, अशोक के कालसी अभिलेख में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अपरांत शब्द यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। अशोक का कालसी शिलालेख जो काफ़ी मतलब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, 257 AD का है और इसकी खोज 1860 में यहाँ पर की गई थी। ठीक है, प्रिंसेप के द्वारा, यहाँ पर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी, इसकी जो खोज की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अपरांत इसको कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पर के जो निवासी हैं, रहने वाले लोग हैं, उनको पुलिंद कहा गया है। तो दो चीज़ इसमें, बस दो ही चीज़ लिखी गई है। तो पहला है पुलिंद जो उत्तराखंड के एरिया में रहते होंगे जनता, और अपरांत किससे कहा गया है? तो जो यहाँ पर क्षेत्र है इस पूरे का नाम अपरांत कहा गया है। ठीक है, इससे हमको पता लगता है मौर्यों के अधीन रहा होगा यहाँ पर उत्तराखंड का क्षेत्र प्राचीन समय में। तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कुणिंद लोग किसके अधीन हुआ करते थे? कुणिंद लोग जो होते थे, जैसे कि हमने यहाँ पर स्पष्ट किया अभी ऊपर कि मौर्यों के अधीन थे भैया। ठीक है, मौर्यों के अधीन थे कुणिंद लोग। तो क्योंकि यहाँ पर मौर्यों का, अशोक का शिलालेख भी हमको प्राप्त हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो कुणिंद लोग थे किसके अधीन थे? मौर्यों के अधीन हुआ करते थे। ठीक है, द्वितीय शती के आसपास यहाँ पर इनका शासन हुआ करता था। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस भूगोलविद्ता ने कुणिंदों का निवास स्थान गंगा और यमुना नदी के ऊपरी क्षेत्रों में विस्तृत बताया था? ठीक है, तो इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, विदेशी यहाँ पर जो भूगोलवेत्ता हम इनको कहेंगे, भूगोलवेत्ता थे टॉलमी। ठीक है, इनका नाम क्या था? टॉलमी जो थे, टॉलमी ने यहाँ पर कुणिंदों का निवास स्थान, देखिए काफ़ी विस्तृत जो एरिया है बताया हुआ है उनके द्वारा, व्यास, गंगा और यमुना नदी के ऊपरी क्षेत्रों में। तो ये अभी जो उत्तराखंड वाला एरिया है वह लगभग वही एरिया इसमें यहाँ पर शामिल होता है। ठीक है, तो इससे यहाँ पर पता लगता है टॉलमी, अभी जो टॉलमी थे ये एक ग्रीक विद्वान थे। ठीक है, ग्रीक विद्वान थे और ये पहली और दूसरी सदी के आसपास इनका यहाँ पर क्या था, टाइम पीरियड माना जाता है। तो अर्थात ये कुणिंदों के समकालीन थे। तो इन्हें भारत के बारे में भी जानकारी थी, तो इसलिए इन्होंने उनके बारे में अपनी, इनका एक बहुत फेमस ग्रंथ है जो पूछा जाता है, भारत का भूगोल। ठीक है, हिंदी में उसका नाम भारत का भूगोल है, इंग्लिश में उसका नाम ज्योग्राफी का है। तो इस तरह का एक ग्रंथ इन्होंने लिखा था, इसमें इसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से अमोघ भूति की कौन कौन सी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो देखिए, अमोघ भूति कुणिंद वंश का एक यहाँ पर राजा हुआ करता था, शासक, उसको महान शासक माना जाता है। तो इसकी 2 तरह की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जो कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए व बी दोनों, अर्थात इसकी रजत मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं और ताम्र मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो स्वर्ण मुद्राएं नहीं प्राप्त हुई हैं। तो रजत और ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं अमोघ भूति की, और इन्हीं मुद्राओं में यहाँ पर अमोघ भूति
के द्वारा मतलब अमोघ भूति के सबसे ज़्यादा यहाँ पर शक्तिशाली होने की पुष्टि होती है, ठीक है, क्योंकि इसके नाम वाली अलग से मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, तो मतलब इसका कहीं ना कहीं प्रभाव ज़्यादा रहा होगा। वैसे अन्य राजाओं की या शासकों की मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं, बट इसकी सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी तथा मृग का अंकन से संबंधित मुद्राएं कौन सी हैं? तो यहाँ पर जो मुद्राएं हैं उनमें देवी और मृग के चित्र बने हुए हैं, तो ये है अमोघ भूति की ही मुद्राएं हैं, अर्थात कुनिंद राजवंश से संबंध रखती हैं ये मुद्राएं जो हैं, ठीक है। तो ये अमोघ भूति की मुद्राएं देवी और मृग के अंकन से संबंधित मुद्राएं यहाँ पर मानी गई हैं, ठीक है। तो इनमें इनका चित्र बना हुआ है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, किस राजवंश की मुद्राएं हमको प्राप्त नहीं हुई हैं? देखिए यहाँ पर जो है कुनिंद राजवंश की मुद्राएं हमको प्राप्त हुई हैं, और जैसे कि ये परमार राजवंश हो गया, इसकी भी कुछ मुद्राएं हमको प्राप्त हुई हैं। बट जो यहाँ पर आपका चंद राजवंश है, इसकी कोई भी मुद्राएं अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं, ठीक है, अर्थात चंदों ने अपनी मुद्राएं खुद की नहीं चलाई थी भाई, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर डी हो जाएगा, अमोघ भूति। अगला है, कुनिंदों के बाद उत्तर के मैदानी प्रदेशों पर किसने अधिकार कर लिया था? ठीक है, उत्तर के मैदानी भागों पर जिससे कुनिंद राजवंश का क्या हुआ, समापन हुआ, या हम ऐसा कह सकते हैं कि किसने कुनिंदों को यहाँ पर हराया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शकों ने। देखिए यहाँ पर सीरियल बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, तो परीक्षावाणी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्लास आपके लिए लाई जा रही है। तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं कि आपको पूरा एज ए स्टोरी टाइप से भी ये याद हो जाए किस तरह से चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन यहाँ पर हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आगे पीछे कहाँ से ऊपर इस तरह से, तो आपको पूरा एक प्रकार का रिवाइज होगा। देखिए तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुनिंदों के बाद उत्तर के मैदानी प्रदेशों पर किसने अधिकार कर लिया? शकों ने अधिकार कर लिया, ठीक है ना। यानी कि ये बात हो रही है पहली दूसरी शताब्दी के आसपास की बात है। तो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, अल्मोड़ा में स्थित कटारमल सूर्य मंदिर प्राचीन समय में उत्तराखंड में होने की पुष्टि करता है। तो कौन से वंश की पुष्टि होने की कौन से वंश के यहाँ पर स्थापित होने की पुष्टि करता है? कटारमल का जो यहाँ पर सूर्य मंदिर है अल्मोड़ा में, कोसी, ये भी काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ये अल्मोड़ा में स्थित है। तो इसको बाड़ादित्य ने बनाया था। यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बाड़ादित्य की एक प्रतिमा है, ठीक है। हाँ, किसकी प्रतिमा है? यहाँ पर बाड़ादित्य की प्रतिमा है, ठीक है, जो बहुत फेमस प्रतिमा है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए वही शक जो होते हैं, ये शक लोग क्या करते हैं, सूर्य भगवान की बहुत उपासना करते हैं, तो इनके प्रमुख देवता क्या होते हैं? सूर्य भगवान होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शक। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अल्मोड़ा से प्राप्त कुनिंद मुद्राओं में किसका नाम उल्लेखित है? तो यहाँ पर जो कुनिंद मुद्राएं प्राप्त हुई है अल्मोड़ा से, इसमें मुख्य नाम जो है देखिए आसेक, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त, ये सारे नाम इसमें क्या हैं? उल्लेखित हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आसेक, गोमित्र, हरदत्त और शिवदत्त, ये सारे नाम मतलब ये कहीं ना कहीं कुनिंद राजवंश में क्या होंगे? राजा के रूप में इन्होंने शासन किया होगा, इसलिए इनके नाम यहाँ पर इन सिक्कों में या मुद्राओं में प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो ये नाम याद रख लेने आपने। देखिए अगला प्रश्न है, शकों के पश्चात उत्तराखंड क्षेत्र में किसका शासन स्थापित हो गया था? ठीक है, देखिए सीरियल वाइज हम बढ़ते जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कुनिंद राजवंश है, जिसको प्रथम राजनीतिक वंश माना जाता है उत्तराखंड का। और उसके बाद यहाँ पर कुषाणों को कुनिंदों को मतलब किसने पराजित किया था? शकों ने पराजित किया था, ठीक है। तो पराजित किया था, तो ऐसा नहीं कि मतलब उनको यहाँ से पूरा उन्होंने समाप्त कर दिया था, कुछ न कुछ हिस्सों में वो अपना शासन अभी भी चला रहे थे, जो यहाँ पर कुनिंद राजवंश के थे। उसके बाद देखिए शकों के पश्चात उत्तराखंड में किसका शासन स्थापित हुआ? तो शकों के बाद जो अगले आए थे, ये आए थे कुषाण, ठीक है। ये वैसे आपको सीरियल याद भी रहता होगा, आपने पढ़ा होगा काफ़ी बार, ठीक है। शक, कुषाण, हुण, इस तरह से। तो शकों के बाद कुषाणों का यहाँ पर क्या हुआ था? आगमन हुआ था। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुषाण, ठीक है। अब उत्तराखंड में कुषाण कालीन मुद्राएं भी काफ़ी मिलती हैं। देखिए ये मतलब जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, एक लिंक बनते जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुनिंद हो गए, कुनिंद के बाद शक आ रहे हैं, ठीक है। शकों के बाद कुषाण आ रहे हैं, अब कुषाणों के बाद कोई और आएगा, इस तरह से। तो कुषाणों की मुद्राएं भी हमको काफ़ी जगहों से प्राप्त हुई हैं। तो अभी आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, वीरभद्र, मूर्ध्वज और गोविसाण से किस वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? ठीक है, वही तो देखिए शकों के बाद कुषाण है, तो कुषाणों की मुद्राएं तीनों जगहों से प्राप्त हुई हैं, जो वीरभद्र से है, मूर्ध्वज और ये गोविसाण, ठीक है। वीरभद्र किसका नाम था? ऋषिकेश का नाम था उस टाइम पे, ऋषिकेश का पुराना नाम वहाँ पर मतलब ये मिला हुआ है कि वीरभद्र था, ठीक है। और गोविसाण आपको पता है काशीपुर से कहते थे, तो यहाँ पर घीनसांग भी आया था ना।
तो इन तीनों से जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं कुषाणों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, है ना। शकों के बाद कुषाण आए, तो कुषाणों ने अपना यहाँ पर राज्य स्थापित किया। तो इससे पता लगता है हमको कि यहाँ पर जो ये उत्तराखंड के जो नीचे डाउन वाले वाटे हैं सारे, देखिए नीचे के वाले भाग हैं, ठीक है ना, दक्षिणी भाग है उत्तराखंड के, तो यहाँ पर कुषाणों ने अपना शासन स्थापित कर लिया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुषाणों ने। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कुषाणों के समकालीन कौन जौनसार बावर क्षेत्र में शासन करते थे। तो कुषाणों के समकालीन, जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक वंश समाप्त हो रहा है तो दूसरा आ रहा है, लेकिन उनके साथ साथ भी यहाँ पर अन्य वंश भी कुछ क्या थे, यहाँ पर अपना प्रभाव जमाए हुए थे। तो कुषाणों के समकालीन जो कुषाण तो देखिए दक्षिण के भाग में थे, और जो देहरादून वाला एरिया हो गया, देहरादून जौनसार वाला एरिया जिसको हम आजकल जानते हैं, तो वहाँ पर यौधेय शासक क्या करते थे, अपना शासन यहाँ पर किया करते थे, ठीक है। यौधेय शासक, इनका नाम यहाँ पर हो जाएगा यौधेय शासक, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए अगला है, बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का समयकाल क्या माना जाता है, ठीक है। जो बाढ़ वाला की बहुत ही फेमस यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई है, ये देहरादून से प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ये यज्ञ वेदिका का समय माना जाता है तृतीय सती, तीसरी सती की यज्ञ वेदिका यहाँ पर क्या है, मानी जाती है। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए अगला है, क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तराखंड के गुप्त साम्राज्य के अधिकार में होने का प्रमाण किससे प्राप्त होता है। तो इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, गुप्त साम्राज्य से संबंधित एक बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ पर प्रशस्ति अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। समुद्रगुप्त के सम्मान में लिखी गई है हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति में यहाँ पर गुप्त साम्राज्य की उत्तराखंड में प्रभाव होने का उल्लेख मिलता है, यानी उत्तराखंड का क्षेत्र गुप्त साम्राज्य के अधीन हुआ करता था, ठीक है। तो ये किससे हमको प्राप्त होता है, प्रयाग प्रशस्ति। किसकी है प्रयाग प्रशस्ति, ये भी अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो ये समुद्रगुप्त के सम्मान में लिखी गई है, ठीक है। हरिसेन के द्वारा इसको लिखा गया है। तो अब देखिए यहाँ पर कालसी शिलालेख भी है, बट ये कालसी शिलालेख जो है ना मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक है। अगर बात हो रही है गुप्त वंश की, तो गुप्त से तो प्रयाग प्रशस्ति है, मौर्य वंश में अशोक का जो कालसी शिलालेख है वो मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा प्रयाग। अगला क्वेश्चन नंबर है, कुलिंद राजवंश के पूर्ण पतन के बाद उत्तराखंड में किस वंश की स्थापना हुई। तो अभी हमने देखा कि कुलिंद राजवंश प्राचीन समय से उत्तराखंड में यहाँ पर अपना प्रभाव स्थापित किए हुए था, लेकिन कुलिंदों के बाद शक आए, शकों ने उन्हें पराजित किया, लेकिन तब भी वो कहीं ना कहीं बने हुए थे। लेकिन कुलिंदों को संपूर्ण रूप से यहाँ पर समाप्त कर दिया था नागों ने, ठीक है। नाग, तो यहाँ पर क्या हो गया नाग वंश ने अपनी सत्ता स्थापित कर दी, ठीक है। और ये जो इसका टाइम पीरियड है 6ठी शताब्दी के आसपास इसको माना जाता है, ठीक है। तो नागों ने उत्तराखंड में कब यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करी, 6ठी शताब्दी में। और फिर जैसे नागों के 4 प्रमुख शासक हुआ करते थे, उसमें जो पहला सबसे मेन शासक था उसका नाम था गणपति नाग, और जिसकी जानकारी हमको यहाँ पर अभिलेखों से भी प्राप्त होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा नाग। देखिए अभी तक सीरियल क्या चल रहा है, कुलिंद आए, कुलिंद के बाद यहाँ पर शक, शक के बाद कुषाण, कुषाण के बाद अब यहाँ पर क्या आ रहे हैं, नाग आ रहे हैं। और कुछ लेकिन जो कुछ शासक है वो समकालीन भी चल रहे हैं, जैसे यौधेय हो गया, ठीक है। वो कुछ एक प्रॉपर हिस्से में अपना शासन चलाते जा रहे हैं। तो देखिए अगला है, क्वेश्चन नंबर 16 है, 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में किस वंश ने नागों को समाप्त करके उत्तराखंड में अपनी सत्ता स्थापित करी। अब देखिए नागों को भी समाप्त कर दिया जाएगा, तो इसका नाम था यहाँ पर मौखरी राजवंश, ठीक है। तो ये मौखरी राजवंश था, ये 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी जैसे 7वीं शताब्दी आने लगी, 6ठी शताब्दी खत्म होने लगी, तो इसने क्या किया, नागों को यहाँ से सफाया कर दिया, नागों को यहाँ पर क्या कर दिया, मरवा दिया, ठीक है। मतलब उनको ख़त्म कर दिया मौखरी राजवंश के शासकों ने। तो इनका प्रभाव भी उत्तराखंड में पड़ता है कहीं ना कहीं। अब ये नागों की पुष्टि हमको कहाँ से प्राप्त होती है, देखिए नागों की पुष्टि हमको यहाँ पर जो नाग मंदिर है उत्तराखंड में, बहुत सारे नाग मंदिर हैं भाई, ठीक है। 10 नाग मंदिर है, तो इनसे हमको इनकी जानकारी प्राप्त होती है, और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देखिए नाग मंदिरों की एक अलग से यहाँ पर क्वेश्चन बनाए जाएंगे, उसमें तो आप सभी को यहाँ पर जो उत्तराखंड के मंदिर होंगे, ठीक है, उसमें आप लोग वहाँ पर आराम से सारी जो नाग मंदिर उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। देखिए नाग मंदिर जैसे अभी यहाँ पर पिथौरागढ़ में मोस्टली आपका बेनी नाग मंदिर है, ठीक है। धौली नाग आपका बागेश्वर में है, सेमराज का यहाँ पर जो मंदिर है ये आपका टिहरी जनपद में स्थित है, ठीक है। तो ऐसे कई तरह के नाग मंदिर है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, मौखरी। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, मौखरी वंश के अंतिम शासक ग्रहवर्मा की हत्या किसके द्वारा की गई। अब देखिए मौखरी वंश के शासकों को भी यहाँ पर हत्या कर दी जा रही है, जो इसका अंतिम शासक था ग्रहवर्मा, ठीक है। अब देखिए मौखरी के बाद आया था यहाँ पर वर्धन वंश, तो वर्धन वंश का प्रभाव उत्तराखंड में हो गया था, तो यानी कि आप समझ गए होंगे हर्षवर्धन के द्वारा इसकी क्या हो गई थी, हत्या कर दी गई थी। और हर्षवर्धन ने यहाँ पर क्या कर दी,
जो एक वंश था वर्धन वंश की स्थापना कर डाली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ये मौखरी राजवंश जो कन्नौज का होता था, ध्यान देना। देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस शासक के द्वारा पर्वतीय राजकुमारी से विवाह करने का उल्लेख मिलता है। देखिए इसका नाम था हर्षवर्धन। देखिए जैसे हमने अभी देखा कि हर्षवर्धन ने मौखरी राजवंश को समाप्त किया, तो उसके बाद वर्धन वंश की नींव पड़ी, तो इसने उत्तराखंड से एक पर्वतीय राजकुमारी से विवाह करने का उल्लेख भी इसका प्राप्त होता है। तो वो कौन है, हर्षवर्धन है, ठीक है। यानी उत्तराखंड में इसका प्रभाव हुआ करता था। तो देखिए अगला है, हर्षवर्धन के समय काल में उत्तराखंड में यात्रियों के भ्रमण का वर्णन किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो इस ग्रंथ का नाम है, कौन सा ग्रंथ है वो, तो इसका है जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हर्षचरित, ठीक है। तो हर्षचरित इसका जो ग्रंथ है, इससे पता लगता है कि हर्ष के टाइम पे क्या थे उत्तराखंड में यहाँ पर काफ़ी यात्रियों का भ्रमण हुआ करता था। मतलब एक प्रकार से काफ़ी यहाँ पर उत्तराखंड के बारे में पता चला और यहाँ पर लोग अलग अलग स्थानों से आने लगे यात्राओं में, ठीक है, मंदिरों में, इस तरह से भ्रमण करने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हर्षचरित। देखिए अगला है, ह्वेनसांग ने उत्तराखंड में कितने बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया है। तो ह्वेनसांग ने जब यात्रा करी थी यहाँ पर हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे ही इसने यात्रा करी थी, ठीक है, ह्वेनसांग ने। तो ये भी मतलब हिस्ट्री में पूछा जाता है कई बार, किसके टाइम पीरियड पे ह्वेनसांग यहाँ पर आया था, तो हर्षवर्धन के। तो हर्षवर्धन उत्तराखंड में भी आया था, तो इसने यहाँ पर उत्तराखंड में 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, कितने बौद्ध विहार भाई, 5 बौद्ध विहार, ठीक है। तो 5 बौद्ध विहार उनका उल्लेख किया है इसने। यहाँ पर कई सारी चीज़ें और भी बताई हैं, जैसे हरिद्वार के बारे में बताया है, मायूलो बोला है, उत्तराखंड के ब्रह्मपुर क्षेत्र को पोली हिमोपुलो कहा है, इस तरह से, ठीक है। तो ये पूछे जाते हैं कई बार, तो ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 है, ह्वेनसांग ने उत्तराखंड के क्षेत्र को क्या कहा है, ठीक है। ह्वेनसांग ने उत्तराखंड के क्षेत्र को कहा है, देखिए, पोली हिमोपुलो, जिसका अर्थ ब्रह्मपुर लगाया जाता है, ठीक है। तो पोली हिमोपुलो का है ह्वेनसांग ने उत्तराखंड के क्षेत्र को, जब ये यहाँ पर आया था उत्तराखंड की यात्रा में, चीनी यात्री था ह्वेनसांग। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मायूलो किसको कहा है आपको पता है ना, हरिद्वार को उसने क्या कहा है भाई, मायूलो कहा है। देखिए अगला क्वेश्चन 22 है, ह्वेनसांग ने हरिद्वार नगर की माप कितनी बताई है। हरिद्वार नगर की माप जो बताई है इसने 20 ली, ली एक मात्रक होता है दूरी मापने का, चाइनीज मात्रक होगा उस टाइम पे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 ली। और हरिद्वार को क्या कहा है इसने, मायूलो कहा है, ये तो हमें पता ही है। देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 23 है, किस अंग्रेज विद्वान के द्वारा आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं वाले संपूर्ण भाग को ब्रह्मपुर के नाम से पहचाना गया है, ठीक है। तो देखिए ब्रह्मपुर, जैसे हमको प्राचीन अभिलेखों में, ग्रंथों में नाम प्राप्त होता है ब्रह्मपुर, तो ये जो नाम यहाँ पर ब्रह्मपुर है, इसको आज का गढ़वाल और कुमाऊं का टोटल एरिया या उससे मिला हुआ भाग बताया है कनिंघम महोदय ने, ठीक है। देखिए बिल्कुल ऑप्शन बी इसका राइट है, कनिंघम। तो कनिंघम के बारे में आपको पता होगा, तो यहाँ पर कनिंघम यानी कि भारत के पुरातत्व का जनक कहा जाता है कनिंघम को, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। तो ऑप्शन बी। देखिए अगला है, उत्तराखंड में गणों का निर्माण करने की परंपरा कब स्थापित हुई थी। देखिए तो अभी हमने सीरियल वाइज पढ़ते जा रहे हैं। देखिए अगर इस तरह से आप पढ़ोगे तो कभी ना आप भूलोगे, और उसको 3-4 बार रिवाइज कर लोगे तो फिर हमेशा याद भी रहेगा, और मतलब सारी स्थितियाँ आपको क्लियर होती जाएंगी किस तरह से इतिहास हमारा चल रहा है उत्तराखंड का, ठीक है। तो ये पढ़ने से इस तरह से आपको यहाँ पर फ़ायदा जरूर होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कुड़िंद आए, कुड़िंद के बाद यहाँ पर कौन आए, शक आए, शकों को किसने हटाया, कुशाणों ने, कुशाणों को किसने हटाया पूरी तरह से, नागों ने हटाया, नागों को मौखरी, मौखरी को वर्धन। अब जब वर्धन वंश समाप्त हो गया, देखिए हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो उत्तराखंड में अराजकता की स्थिति आ गई काफ़ी ज़्यादा। अब क्योंकि देखिए हर्षवर्धन क्या था, एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था। अब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो एक केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं मतलब उसके बाद शासक जो थे उस तरह के नहीं हो पाए शक्तिशाली। तो इसका फायदा क्या हुआ, जो अलग अलग क्षेत्रों पे छोटे छोटे शासक थे जो पहले अधीनता स्वीकार करते हुए अपना शासन चलाते थे, ठीक है, तो उन सब ने अपने को क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है, फ्री घोषित हो गए सारे हो। और उन्होंने क्या किया, अपनी सुरक्षा के लिए छोटे छोटे गढ़ों का निर्माण कर लिया, ताकि कोई बाहर से अटैक करे तो उसका सामना वो कर पाए। तो इसलिए इसी का यहाँ पर क्या हुआ, प्रभाव हमको देखने को पड़ता है कि गढ़वाल में 52 गढ़ों की स्थापना हो गई थी, ठीक है। कितने गढ़, 52 गढ़, जो इतने ज़्यादा गढ़ थे, तो 52 गढ़ों की स्थापना हो गई थी। फिर बाद में हम देखेंगे अजय पाल ने इन गढ़ों को फिर से एक किया, इस तरह से, ठीक है। तो यानी वर्धन वंश के समापन के बाद क्या हो गया, गणों की स्थापना की परंपरा स्थापित हो गई, क्योंकि ऐसा कोई शासक बचा ही नहीं जो सभी को यहाँ पर क्या कर सके, एक सूत्र में ला सके, एकीकरण कर सके।
तो देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्धन वंश की समाप्ति के समय कितने राज्यों का उद्भव हुआ। तो वर्धन वंश की जैसी समाप्ति हुई तो यहाँ पर 3 राज्यों का उद्भव हुआ, जो ऑप्शन इसका ए है, बिल्कुल सही है। देखिए 3 राज्य कौन कौन से थे, पहला था ब्रह्मपुर, और फिर था शत्रुघ्न, और तीसरा था आपका गोबिसाण। ठीक है, तो 3 राज्य थे, ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोबिसाण, इनकी उत्पत्ति यहाँ पर हो गई। और इसमें जो ब्रह्मपुर वाला राज्य था, इसको यहाँ पर उत्तराखंड वाला जो आज का मोस्टली उत्तराखंड का एरिया है, उसको ब्रह्मपुर ही माना जाता है। जैसे कि कनिंगम जी ने भी कहा था यहाँ पर, कनिंगम महोदय ने, कि गढ़वाल और कुमाऊं वाला एरिया ब्रह्मपुर के रूप में मौजूद था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा 3। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राज्य वर्धन वंश के समाप्ति पर अस्तित्व में नहीं आया। ठीक है, जब वर्धन वंश समाप्त हुआ तो 3 राज्य यहाँ पर स्थापित हो गए थे, अभी हमने ऊपर डिस्कस भी कर लिया। तो पहला ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोबिसाण। ठीक है, अब मूर्ध्वज नहीं आया था अस्तित्व में। मूर्ध्वज हालांकि वहाँ पर उस समय एक हुआ करता था मूर्ध्वज करके भी, बट वो अलग से राज्य के अस्तित्व में नहीं आया था। ठीक है, तो ऑप्शन टी इसके ए बी सी यहाँ पर सही है। सॉरी, ऑप्शन ए बी सी यहाँ पर आए थे अस्तित्व में, बट ऑप्शन जो डी है आपका मूर्ध्वज अस्तित्व में नहीं आया था, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुर राज्य में 6ठी शताब्दी तक किस वंश का शासन स्थापित था। तो ब्रह्मपुर राज्य में 6ठी शताब्दी तक जो था पौरव वंश का यहाँ पर शासन स्थापित था। तो ऐसा हमको यहाँ पर अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पौरव राजवंश का शासन स्थापित था। ठीक है, अब ये यहाँ पर हमको ऐसा जानकारी अभिलेखों से प्राप्त होती है, तो हमको इसको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन उत्तराखंड के क्षेत्र अधिकार करने से संबंधित नहीं है। ठीक है, यानी कि इन उपरोक्त 4 ऑप्शन में से कौन से ऐसा है जिसने उत्तराखंड के क्षेत्र में कभी भी अधिकार नहीं किया। ठीक है, यहाँ उसकी पहुँच नहीं हुई। देखिए विग्रह राज ने यहाँ पर अधिकार किया था, ऐसी हमको जानकारी प्राप्त होती है। तोमर शासकों ने भी उत्तराखंड के साउथ वाले पार्ट में अधिकार कर लिया था, ये भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं उत्तराखंड से संबंधित है भाई सभी लोग। लेकिन जो आपके यहाँ पर हर्षवर्धन है, इन्होंने भी यहाँ पर अधिकार किया था, ये तो हमको पता है। पर्वतीय राजकुमारी से विवाह भी हुआ था भाई इनका। और धर्मपाल जो है, ये बंगाल का पाल शासक धर्मपाल था, इसने उत्तराखंड में आक्रमण किया था कार्तिकेयपुर राजवंश के समय, यानी जब कार्तिकेयपुर राजवंश का शासक त्रिभुवन राज हुआ करता था। ठीक है, तो ये तो स्पष्ट है कि इन सभी ने उत्तराखंड में आक्रमण किया था या अधिकार किया था कहीं ना कहीं। लेकिन जो गौतमी पुत्र था, इन्होंने यहाँ पर अधिकार नहीं किया था। ठीक है, गौतमी पुत्र को यहाँ पर सतकर्णी के नाम से भी जाना जाता है, तो इन्होंने उत्तराखंड में अपना अधिकार नहीं किया था। कि ये दक्षिण के एक राजा थे, जो अभी आजकल का जो ये आंध्र प्रदेश यहाँ पर अमरावती वाला जो इलाका है, वहाँ के शासक गौतमी पुत्र थे, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ये उत्तराखंड में नहीं आए थे। देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 29 है, कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना कब मानी जाती है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना जो मानी जाती है, ये मानी जाती है 700 AD, 700 ईस्वी में इसकी स्थापना मानी जाती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना 700 AD में मानी जाती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट है। और 700 AD के बाद इन्होंने लगभग 1030 AD तक एक छत्र होकर शासन किया। पूरे उत्तराखंड में लगभग 300-350 वर्षों तक इनका पूरा शासन रहा, और उसके बाद क्या हुआ, ये अलग अलग शाखाओं में बढ़ गए। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा 700। नेक्स्ट है, कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन था। कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक जो था, ये था बसंत देव। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बसंत देव। इसी को कभी कभी वासुदेव भी कह दिया जाता है। ठीक है ना, वासुदेव भी इसी को कह दिया जाता है, तो इसको भी आपने याद रखना है, वासुदेव या बसंत देव इसका सही उत्तर है। ओके, तो कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना कब हुई थी, 700 AD के आसपास हो गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रारंभ में कार्तिकेयपुर राज्य की राजधानी जोशीमठ रही। तो जैसे कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई थी 700 AD के आसपास, तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी जोशीमठ। ठीक है, कार्तिकेयपुर जोशीमठ में अपनी राजधानी इन्होंने बनाई थी, चमोली में जो अभी इलाका है, तो इन्होंने वहाँ 300 वर्षों तक अपनी राजधानी बनाई थी, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, 300 वर्षों तक। ठीक है ना, अब 300 वर्ष यानी 700 से 300 कितना हो गया, लगभग 1000 AD के आसपास इन्होंने क्या किया था, अपनी राजधानी को चेंज कर दिया था। और उसी के बाद से फिर कत्यूरी राजवंश का विघटन शुरू होना, कार्तिकेयपुर राजवंश का विघटन भी स्टार्ट हो गया था। ये अलग अलग शाखाओं में बढ़ गए, मतलब उस तरह से शक्तिशाली नहीं रह पाए जैसे पहले हुआ करते थे इन 300 सालों के दौरान। तो 700 में स्थापना हुई, 300 वर्षों तक अपनी राजधानी इन्होंने क्या करी, जोशीमठ तक ही बनाए रखी, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अब ये जोशीमठ से इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बदली, तो जोशीमठ से इन्होंने अपनी राजधानी बैजनाथ में डाल दी थी। ठीक है,
देखिए अगला क्वेश्चन भी वही है, कार्तिकपुर राजवंश के द्वारा जोशीमठ से राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित की गई? तो ये स्थापित की गई बैजनाथ, जो बागेश्वर कत्यूर घाटी इलाका बैजनाथ है, वहाँ इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित कर दी थी जोशीमठ से। ठीक है, ये काम इन्होंने किया लगभग 1000 ईस्वी के आसपास में किया था। जैसे कि हमने देखा 300 सालों तक राजधानी जोशीमठ थी और उसके बाद फिर बैजनाथ बना दी गई। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, बैजनाथ। अब ये काम जो किया था, ये काम माना जाता है कि इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन नरसिंह जो यहाँ पर एक अंतिम शासक हुआ करता था, मतलब कहीं ना कहीं कत्यूरी राजवंश का एक अंतिम यहाँ पर एक शासक के रूप में था, उसने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी। ठीक है, जो वैसे अंतिम शासक इसका ब्रह्मदेव था कत्यूरी राजवंश का, लेकिन जो अंतिम शासक जब विघटन हो रहा था उस टाइम पे कार्तिकेयपुर राजवंश कहीं ना कहीं, मतलब ऐसा माना जाता है, कोई स्पष्ट बात इसके बारे में नहीं कही गई है, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बैजनाथ। देखिए अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश में कुल कितने परिवारों ने शासन किया था? कार्तिकेयपुर राजवंश में जो टोटल परिवार थे, ये 3 परिवार मुख्य रूप से थे जिन्होंने शासन किया था, और ये शक्तिशाली परिवार हुआ करते थे, और इनके टाइम पीरियड में कोई विघटन की घटना ऐसी प्राप्त नहीं होती है। तो ये तीनों परिवार थे। जैसे पहले जो खरपर देव का वंश था, ठीक है, बसंत देव के बाद खरपर देव ने अपने वंश की स्थापना की या अपने परिवार की, उसके बाद फिर निम्बर वंश की, निम्बर परिवार की स्थापना हुई, और लास्ट में सरोड़ा दैत्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये कितने परिवार थे? 3 परिवार थे, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और इस 3 परिवारों में टोटल 14 शासक यहाँ पर शासन इन्होंने किया था। टोटल कितने? 3 परिवारों के 14 शासकों ने शासन किया था, ऐसा हमको अभिलेखों से जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसे माना जाता है? तो उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, ये कार्तिकेयपुर राजवंश को माना जाता है। ठीक है, 2 चीज़ें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। प्रथम राजनीतिक शक्ति की बात होगी तो कुणिंद राजवंश की बात हो जाएगी। कुणिंद राजवंश प्रथम राजनीतिक शक्ति है, लेकिन अगर प्रथम ऐतिहासिक राजवंश की बात हो रही है तो वो आपका कार्तिकेयपुर राजवंश है, जो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऐतिहासिक राजवंश कार्तिकेयपुर राजवंश। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अनुसार कार्तिकेयपुर राजवंश की सीमा उत्तर में कैलाश, पश्चिम में सतलज और दक्षिण में रुहेलखंड और पूर्व में गंडक तक विस्तृत हुआ करती थी? ठीक है, तो ये जो बात है, ये बात बताई गई है एटकिंसन महोदय के द्वारा, जो उत्तराखंड के इतिहास में काफ़ी जिनकी रुचि थी, और काफ़ी सारे इन्होंने यहाँ पर अपने शोध और ग्रंथ के बारे में उनमें क्या किया है, उत्तराखंड के बारे में जानकारी हमको प्रदान की है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एटकिंसन। तो यानी यहाँ पर हमको पता चल रहा है, देखिए उत्तर में कैलाश और पश्चिम में सतलज और दक्षिण में रुहेलखंड और पूर्व में गंडक, यानी कि बहुत ही विस्तृत भाग था। कत्यूरी जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, उनका जो राज था बहुत ही ज़्यादा विस्तृत था। ठीक है, काफ़ी बड़ा इलाका था वो। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एटकिंसन। देखिए नेक्स्ट है, कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम शासक कौन था? ठीक है, तो ये हमने ऊपर भी स्पष्ट कर लिया है, बसंत देव इसका सही उत्तर है, जिसको वासुदेव भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि बसंत देव कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक था? अब ये बात हमको पता लगती है, बसंत देव या वासुदेव ही कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक था, लेकिन ये बात हमको पता लगती है बागेश्वर अभिलेख से। तो ठीक है, बागेश्वर अभिलेख जो भूदेव का है, किसका है ये बागेश्वर अभिलेख? किसने बनाया, यहाँ पर किसके बारे में है? ये भूदेव ने। इसमें यहाँ पर क्या बात बताई गई है कि बसंत देव जो थे वही हमारे कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक थे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बसंत देव होंगे, ये इनकी अगली पीढ़ी होगी, जो मतलब यहाँ पर भूदेव होंगे। ठीक है, तो भूदेव ने अपने पितरों के बारे में बागेश्वर अभिलेख में लिखा है कि बागेश्वर अभिलेख के अनुसार क्या था, बसंत देव इसका संस्थापक हुआ करता था। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से किस वंश के शासक परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण किया करते थे? तो ये जो संस्थापक, ये जो उपाधि थी परम भट्टारक महाराजाधिराज, बड़ी सी उपाधि, ये कत्यूरी राजवंश के जो थे यही उपाधि धारण करते थे। ठीक है, सबसे पहले ये उपाधि जो धारण करी थी बसंत देव ने करी थी। ठीक है, बसंत देव जो संस्थापक था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बसंत देव था। ठीक है, इसके अलावा त्रिभुवन राज ने भी उपाधि धारण करी थी। तो मतलब ऐसा हमको देखने में मिलता है अभिलेखों में कि ये कत्यूरी कार्तिकेय राजवंश के शासक को उपाधि धारण किया करते थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र में आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा गया था एक बार ग्रुप सी एग्जाम में। तो ये जानकारी हमको प्राप्त होती है राज तरंगिणी
के माध्यम से। ये पुस्तक कौन सी है? राजतरंगिणी। अब राजतरंगिणी की रचना किसने की है ये आपको बताना है, कमेंट में आप जरूर बताइए राजतरंगिणी की रचना किसके द्वारा की गई है। तो इससे हमको क्या पता लगता है, ललितादित्य जो कश्मीर का शासक था, ठीक है, कहाँ का? कश्मीर का। इसने गढ़वाल क्षेत्र में अटैक किया था भाई उस टाइम पे। अब क्योंकि राजाओं का काम यही होता है कि अपनी राज्य की सीमाओं को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत करना, बढ़ाना, तो इसलिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी, ठीक है। इसके रचनाकार का नाम आपको बताना है। देखिए निम्न में से कौन से कन्नौज शासक यशोवर्मन के समकालीन था, ठीक है। निम्न में से कौन कन्नौज का शासक यशोवर्मन था उस टाइम पे, उसका समकालीन था यहाँ पर? वो था खरपर देव। कौन था भाई? खरपर देव, ठीक है। तो खरपर देव कन्नौज शासक यशोवर्मन के समकालीन हुआ करता था। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, कल्याण राज देव की पत्नी का नाम क्या था? कल्याण राज देव जो था ये कार्तिकेय राजवंश की जो पहली शाखा थी, पहला परिवार खरपर देव, उसका जो नेक्स्ट नंबर में आता है, खरपर देव के बाद कल्याण राज आता है, ठीक है। तो ये जो कल्याण राज था इसकी पत्नी का नाम था लद्दा देवी। क्या नाम था भाई? लद्दा देवी। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम लद्दा देवी था। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से किस कार्तिकेयपुर शासक के द्वारा किरातों के साथ संधि की गई थी, ऐसा हमको प्राप्त होता है अभिलेखों के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन जो बी है भाई, ठीक है। तो त्रिभुवन राज के द्वारा क्या हुआ था? किरातों के साथ संधि की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा? त्रिभुवन राज के द्वारा। इसका मतलब ये है कि किरातों का यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं आक्रमण हुआ करता होगा उत्तराखंड वाले एरिया में, तो इसलिए इसने इनसे बचने के लिए संधि करी थी त्रिभुवन राज ने। नेक्स्ट है, नरसिंह मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो नरसिंह मंदिर का निर्माण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये किया गया था, ये जोशीमठ में आपका नरसिंह मंदिर है, तो इसका निर्माण किया गया था, यहाँ पर जो संस्थापक था वही बसंत देव, ठीक है। तो बसंत देव ने 2-3 चीज़ें करी थी यहाँ पर, बस एक नरसिंह मंदिर का निर्माण किया था, एक इसने स्वर्णेश्वर ग्राम को मंदिर के लिए भूमि दान दी थी। तो ऑप्शन यहाँ पर ए इसका राइट हो जाएगा, बसंत देव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, बंगाल के पाल शासक धर्मपाल ने गढ़वाल में आक्रमण करने की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है, ठीक है। तो जो पाल शासक धर्मपाल था, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इसने उत्तराखंड में अटैक किया था कत्यूरी कार्तिकेयपुर राजवंश के टाइम पे। तो इसकी जानकारी हमको मिलती है, जो यहाँ पर अभिलेख है नालंदा अभिलेख, ठीक है। कौन सा अभिलेख है? नालंदा अभिलेख है, ऑप्शन 20 का राइट है। इसमें इसके उत्तराखंड क्षेत्र में जानकारी मिलती है आक्रमण करने की। अब उसके बाद क्या हुआ जब आक्रमण करेगा? देखिए क्वेश्चन 45 है, निम्न में से किसने पालों के साथ संधि कर ली थी? अभी जो यहाँ पर धर्मपाल था, इसने अटैक किया था त्रिभुवन राज के टाइम पे, ठीक है। और कहीं ना कहीं त्रिभुवन राज को इससे बहुत ज़्यादा हानि हुई इसके अटैक से, तो इसलिए त्रिभुवन राज की सत्ता समाप्त हो गई। और उसके बाद यहाँ पर निम्बर ने अपने वंश की स्थापना कर दी, जो दूसरा परिवार निम्बर था, ठीक है। अब इसलिए निम्बर ने अपनी सत्ता स्थापित करी, तो अब उसे कहीं ना कहीं संधि भी करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि वहाँ पर अटैक किसने कर दिया था? धर्मपाल ने, तो इसने धर्मपाल से संधि कर दी वो, ठीक है। तो किसने यहाँ पर संधि करी थी? पालों से निम्बर ने करी थी। उसके बाद फिर इसने अपनी वंश की स्थापना करी उत्तराखंड में। देखिए क्वेश्चन 46 से है, निम्न में से किसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधा था? तो समस्त उत्तराखंड को बांधा था यहाँ पर एक सूत्र में ईष्टगण देव ने, ठीक है। ईष्टगण जो यहाँ पर निम्बर के बाद आया था अगला शासक, ईष्टगण सेकंड परिवार का था ये। इसने उत्तराखंड की सीमाओं को क्या किया? एकजुट किया और सीमाओं से शत्रुओं को बाहर भगाया, ठीक है। और एक सूत्र में बांधा उत्तराखंड को, और जो इधर उधर अत्र जो बिखरा हुआ एरिया था उसको एकीकरण किया उसका। देखिए अगला है, किस शासक के द्वारा जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषासुर मर्दिनी, लकुलिश और नटराज के मंदिरों का निर्माण कराया गया? तो ये निर्माण कराया गया था यहाँ पर ईष्टगण ने ही ये काम किया था, ठीक है। तो जो अभी यहाँ पर जागेश्वर में हमको नवदुर्गा के मंदिर दिखते हैं, लकुलिश, नटराज मंदिर, ये सारे किसने बनाए थे? ईष्टगण के द्वारा। तो कत्यूरी शासक मंदिर बनाने में भी काफ़ी रुचि रखते थे, तो ये भी हम आगे देखेंगे। देखिए क्वेश्चन 48 है, कार्तिकेय राजवंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो ये भी जो अगर कार्तिकेय राजवंश का सबसे प्रतापी शासक बात की जाए तो ये ललित सूर्यदेव रहा था, ठीक है। क्योंकि ललित सूर्यदेव के देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ताम्रपत्र काफ़ी अभिलेख इसके प्राप्त हुए हैं, और इसको यहाँ पर वराह अवतार के रूप में भी उल्लेखित किया गया है। इसके जो यहाँ पर ताम्रपत्र और अभिलेख हैं इनमें, ठीक है, वराह अवतार के रूप में ललित सूर्यदेव को उल्लेखित किया गया है। तो ऑप्शन इसका राइट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से किसे बौद्ध धर्म का विरोधी कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का विरोधी कहा जाता है भूदेव को, ठीक है। भूदेव जो यहाँ पर सेकंड परिवार का ही था भूदेव, तो इसने यहाँ पर बौद्ध धर्म को यहाँ पर क्या किया था? काफ़ी विनाश किया था, इसलिए इसको बौद्ध श्रमण रिपु की उपाधि भी दी जाती है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर इसी के टाइम पीरियड के आसपास शंकराचार्य का आगमन भी हुआ था उत्तराखंड में, तो अभी आगे हम उसको देखेंगे। तो इसलिए इसने क्या किया यहाँ पर बौद्ध धर्म का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर विनाश किया। देखिए पांडुकेश्वर में कुल कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? पांडुकेश्वर से टोटल यहाँ पर जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो 4 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट है 4। ठीक है, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर पांडुकेश्वर के जो अभिलेख हैं, ठीक है, इसमें 4 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और इन अभिलेखों में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो नाम आता है ये आता है ललित सूर्यदेव का नाम आता है। किसका नाम सबसे ज़्यादा आता है? ललित सूर्यदेव का। और इसी के सबसे ज़्यादा ताम्रपत्र भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा 4। नेक्स्ट है सर्वाधिक अभिलेख किस शासक से प्राप्त हुए हैं? किस शासक के अभी हमने डिस्कस कर लिया, तो ये ललित सूर्यदेव के ही सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ललित सूर्यदेव के टोटल यहाँ पर जो है 4 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, 2 पांडुकेश्वर से और कंडारा से। इस तरह से इसके टोटल 4 अभिलेख प्राप्त हुए हैं और यही सबसे प्रतापी शासक भी है। इसलिए देखिए क्वेश्चन 52 है, निम्न में से किसकी उपाधि दक्षयज्ञ गुरु की है? ठीक है, अभी इसकी काफ़ी बड़ी सी उपाधि है, बट यहाँ पर समझने के लिए आप समझ जाना दक्षयज्ञ गुरु भी लिखा हुआ होगा। तो ये उपाधि जो थी ये ली गई थी यहाँ पर जो उपाधि है इच्छर देव के द्वारा। ठीक है, अभी इच्छर देव कौन था? ये जो हमने बात करी कि कार्तिकेय राजवंश में 3 परिवार थे, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे परिवार का शासक था इच्छर देव। इसने क्या किया यहाँ पर दक्षयज्ञ गुरु की उपाधि ली। एक प्रकार से ये उपाधि थी, यानी कि जो शत्रुओं की जो पत्नियां होती हैं उनको दीक्षा देने वाला। ठीक है, समस्त शत्रु राजाओं की पत्नियों को दीक्षा देने वाला, उनको अपने अधिकार में शत्रु राजाओं को अधिकार में लेकर उनकी पत्नियों को दीक्षा देने वाला दक्षयज्ञ गुरु, यानी कहीं ना कहीं काफ़ी मतलब विद्वान प्रवृत्ति के रहे होंगे। देखिए अगला है, उत्तराखंड में शंकराचार्य ने किस वर्ष से समाधि ली? शंकराचार्य ने जो समाधि ली थी 820 में ली थी भाई। ठीक है, अब शंकराचार्य ने यहाँ पर क्यों आए थे? यहाँ पर हिंदू धर्म की स्थापना करने आए थे, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार हो रहा था उस टाइम पे उत्तराखंड में। और इसका उल्लेख हमको यहाँ पर उत्तराखंड में जो जनता की जो भाषा थी वो क्या थी उस टाइम पर। ठीक है, बौद्ध धर्म की भाषा इनका यूज़ करने लगे थे लोग, तो इसलिए यहाँ पर शंकराचार्य ने कौन सी समाधि यहाँ पर शंकराचार्य जी आए थे उत्तराखंड में और इन्होंने 820 AD के आसपास समाधि ले ली। इन्होंने यहाँ पर उत्तराखंड में आकर केदारनाथ और बद्रीनाथ धर्म का मतलब केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिरों का क्या किया? इन्होंने पुनरुद्धार भी किया। ठीक है ना, बद्रीनाथ में इन्होंने नारद कुंड से शिला निकाल कर क्या की थी? प्रतिस्थापित, तो इसकी पुनर्स्थापना भी की थी। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा 820। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे कत्यूरी राजवंश का एक अत्याचारी शासक माना जाता है और जिसका जिक्र जागरों में भी होता है? तो इसका नाम है ऑप्शन ए है, देखिए वीरमदेव। अभी वीरमदेव जो है इसी को ब्रह्मदेव भी कहा जाता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखना। तो वीरमदेव को ही क्या कहा जाता है? ब्रह्मदेव भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसको जागरों में एकमात्र कत्यूरी शासक जिसका जागरों में नाम आया है वो आपका वीरमदेव या ब्रह्मदेव ही है। जागरों में इसको वीरमदेव कहा गया है, ध्यान देना। वैसे इसका नाम ब्रह्मदेव है। तो ये अंतिम शासक भी कहा जाता है इसको। कत्यूरी राजवंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? वीरमदेव को कहा जाता है। ठीक है, एक बोली भी इसके साथ प्रचलित है, तीले धारू बोला जो कहावत है वो इसी के साथ प्रचलित है। किसके साथ? वीरमदेव के साथ। देखिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन 55 है, निम्न में से कौन कार्तिकेय राजवंश का मूल स्थान अयोध्या मानते हैं? ठीक है, तो किनके द्वारा यह कहा गया है? कौन से यहाँ पर उत्तराखंड के इतिहास में यहाँ पर जो हमको बताते हैं कि कार्तिकेय राजवंश के शासक अयोध्या से आए हुए थे, अयोध्या मूल उनका था। तो इसकी बात जानकारी देते हैं यहाँ पर लक्ष्मीदत्त जोशी, इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी हमको ये बात बताते हैं कि कार्तिकेय राजवंश का मूल स्थान क्या था? अयोध्या था। नेक्स्ट है, कार्तिकेय राजाओं को सूर्यवंशी कौन मानते हैं? ठीक है, तो इनको सूर्यवंशी माना जाता है यहाँ पर बद्रीदत्त पांडे द्वारा। देखिए अयोध्या से आए हुए कौन मानता है? लक्ष्मीदत्त जोशी। और सूर्यवंशी यानी सूर्यवंश के इनको मानते हैं BD पांडे, जो कुमाऊं के इतिहास के लेखक हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आज की क्लास को फिनिश करते हैं। देखिए कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए गए हैं और पूछे जाते रहे हैं बार बार। ठीक है, और सारे क्वेश्चन का सोर्स यहाँ पर परीक्षा वाणी ही आपका रहा है। तो इसलिए सभी क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर देखिए। नए जो स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक भी अवश्य कर दीजिए। ठीक है, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और जल्दी से जल्दी क्विक रिवीजन सीरीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी और इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, इसलिए सभी लोगों को यहाँ पर क्लास को शेयर भी कर देना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी लोग अपना ख्याल रखिए सभी को, और यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।